हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा कल ना मैंने एक छोटी सी चर्चा शुरू करी थी, मैं पूरी नहीं कर पाया चर्चा क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था बीएसटी के बैच का ओवर। तो बेटा आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज बेटा दो टॉपिक खत्म करने हैं। होपफुली कल ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है जी। फिर बेटा केस स्टडी का डिस्कशन शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार चैप्टर सुनूंगा जरूर, ठीक है जी। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा मैं डिस्कशन कर रहा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। जब भी बेटा इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो दो तरीके से आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में। बेटा एक रास्ता होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्लीज सामने देखना, बहुत काम का मुद्दा है, वरना पूरी जिंदगी भर पूछते रहना दूसरों से एफडीआई क्या होता है, ठीक है ना। और दूसरे भी क्या ही बताएंगे भाई, उन्होंने आज तक खुद नहीं पढ़ा। आधे से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो नहीं बता पाते टर्म, और की तो मैं क्या ही बात करूं। बाबू क्या होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? बेटा एक रास्ता इन्वेस्टमेंट का है फॉरेनर्स के पास, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है बेटा, वो अपनी ही कंट्री में बैठे हुए हैं, इंडिया की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिलाय कर रहे हैं बेटा डिविडेंड इनकम पर, इंटरेस्ट इनकम पर। प्लीज सामने देखना मेरी तरफ, आराम से समझना है। तो बाबू आज आप कोई कंपनी हो फॉरेन की, आपका नाम है XYZ लिमिटेड, आप यूएसए की कंपनी हो, आप इंडिया नहीं आए, आपने इन्वेस्टमेंट भेजी इंडिया। कैसे? यूएसए में बैठे रहे। रिलायंस कंपनी आपको अच्छा लगती है, आपको पता है कि रिलायंस फ्यूचर में बहुत ब्राइट परफॉर्म करने वाली है, तो मैं भी ब्राइट कमा सकता हूं। आपने वहीं से बैठे बैठे रिलायंस के शेयर खरीद लिए। यू आर सिंपली रिलाइंग ऑन द डिविडेंड इनकम। क्या इंडिया को इन्वेस्टमेंट मिली? इंडिया को इन्वेस्टमेंट मिली। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली? बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली। बेटा जैसे जैसे रिलायंस ग्रो करेगी वो डिविडेंड बांटेगी, बेटा डिविडेंड आपको बैठे बिठाए मिलता रहेगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कि मेरे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ रही है पर बेटा उसका रास्ता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक और रास्ता भी है बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेटा आप कंपनी थे जापान की, आपने सोचा बैठे बिठाए इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना, बैठे बिठाए नहीं खाना, मैं जाऊंगी इंडिया, इंडिया में फैक्ट्री खरीदूंगी, प्रोडक्शन करूंगी एंड डायरेक्टली पार्टिसिपेट करूंगी इन प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा सेम एग्जांपल जो सुजुकी का हो सकता है। सुजुकी आई इंडिया, क्या करा? ये नहीं करा कि रिलायंस के शेयर खरीद के बैठ गए, ये नहीं करा कि मारुति के शेयर खरीद के बैठ गए और रिलाय कर रहे हो डिविडेंड इनकम पर। आपने क्या करा बेटा? इंडिया में लैंड खरीदी, फैक्ट्री बिल्डअप करी, प्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करा, सेल्स में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करा, मार्केटिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करा, और आप रिलाय कर रहे हो प्रॉफिट पर, ना कि डिविडेंड इनकम पर। ऐसी चीजों को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बड़े काम की बात, बेटा ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा मुद्दा है जो मैंने एलपीजी में टच नहीं करा। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? फटाफट से टच करते हैं, पता क्या होता है? शायद आपने एक रटा रटाट सा वर्ड सुना हुआ हो बेटा 9th-10th में, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। मतलब चाहे पता होता कुछ ना हो, ग्लोबलाइजेशन ये होता है। चलो मैं बता देता हूँ बेटा क्या मतलब होता है। बाबू बिफोर ग्लोबलाइजेशन इंडिया मानता था सिर्फ इंडिया एक इकोनॉमी है। बाबू इंडियन गवर्नमेंट की सोच ऐसी थी, बहुत कंजर्वेटिव सोच, कि ना तो हम कुछ एक्सपोर्ट करने वाले हैं बाहर, ना ही हम बाहर से कुछ इंपोर्ट करने वाले हैं। बस चुपचाप बैठ जाओ अपनी इकोनॉमी के अंदर, झांको, जो दे रहा है नेचर हमारे को बस वही दो, खत्म कहानी। ना बाहर झांकना, ना बाहर बेचना, ना बाहर से खरीदेंगे ना बाहर बेचेंगे। बेटा जब आप ग्लोबलाइजेशन कर देते हो ना, इसका मतलब क्या होता है? अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना। मतलब नाउ द इंडिया इज नॉट मोर अ इकोनॉमी, द वर्ल्ड इज द इकोनॉमी। जिस दिन आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, अब इंडिया एक इकोनॉमी नहीं रहा आपके लिए, दुनिया एक इकोनॉमी है।
अपनी कंट्री के सारे बैरियर्स तोड़ देना, सारी बाउंड्रीज तोड़ देना। आपके लिए बेटा इंडिया अब इकोनॉमी नहीं है, अब तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है। मतलब अब आपने वेलकम कर दिया दुनिया की सारी कंपनीज का कि आओ इंडिया में सामान बेचो, इंडिया में बनाओ, और हम भी बेचेंगे दुनिया के हर देश में। ये है ग्लोबलाइजेशन। आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं बेटा, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ ना 1991 में, तो बेटा इंडिया में एफडीआई परमिट थी 49%, ज्यादातर सेक्टर में। प्लीज सामने देखना, मैं बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूं, आपके लिए आसान करने जा रहा हूं टॉपिक। बाबू जब ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, तो इंडिया में एफडीआई परमिट थी 49%। मतलब दुनिया भी की कोई भी कंपनी इंडिया में आ तो सकती थी, प्रोडक्शन भी कर सकती थी, मार्केटिंग भी कर सकती थी, डायरेक्टली सेल्स भी कर सकती थी, पर उसका शेयर उस कंपनी में 49% से ज्यादा ना हो। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना बेटा एक गेम खेली कि ग्लोबलाइज तो कर दिया, ये तो मान लिया दुनिया की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी नहीं है, पर उन्होंने साथ साथ ये भी कर दिया कि अगर आप कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी ना, पर हम ये चाहते नहीं है कि 100 के 100% अकेले अपनी कंपनी बना ले फॉरेनर। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बड़ा डर था भाई, 200 सालों की गुलामी देखी थी इंडिया ने, 200 सालों की गुलामी। उन्हें यह था कि पता लगे कोई भी कंपनी आए 100% अपने शेयर खरीदे, 100% खुद प्रोडक्शन करे, खुद मार्केटिंग करे, और क्या करे, बाद में धीरे धीरे हम इनके इकोनॉमिकली गुलाम हो जाए। पहले पॉलिटिकली गुलाम हुए, अब इकोनॉमिकली ना गुलाम हो जाए। तो बाबू इन्होंने कहा कि आप इंडिया में आ सकते हो, कंपनी बना सकते हो, पर 49% से ज्यादा शेयर नहीं आपके पास रहेंगे। यानी कि किसी इंडियन कंपनी को 51% शेयर देने कंपलसरी होंगे आपके लिए। इसी वजह से आप देखते हो दुनिया के इतने सारे ज्वाइंट वेंचर इंडिया के साथ। मारुति सुजुकी इसी कंडीशन की वजह से ही मर्ज हुआ था, टाटा डोकोमो, हीरो होंडा इसी कंडीशन की वजह से ही मर्ज हुआ था। अब बता देता हूं, अब 100% एफडीआई इंडिया में परमिटेड है, अब ये कंडीशन नहीं लगती, तभी हीरो होंडा अलग भी हो गए। तभी होंडा ने कहा बस बस अब हीरो तेरी जरूरत मुझे खत्म, अब तो मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगती नहीं, अब तो मैं अकेले अपनी कंपनी चलाऊंगा। समझ में आई बात? पर मारुति सुजुकी का आज भी बेटा वो रिलेशन बरकरार है, तो बेटा वो चल रहा है आज भी इसी दायरे के अंदर। समझ में आ रही है बात? बेटा कल मैंने टॉपिक शुरू कर दिया था, प्लीज सामने देखना मेरी तरफ ताकि मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं। बेटा मैंने कल टॉपिक शुरू कर दिया था ग्लोबल एंटरप्राइजेस, मतलब MNC लिखा था ना यहीं पर स्लैश करके, कल भी यहीं पर लिखा था स्लैश करके MNC। क्या होती है MNCs? मल्टी नेशन कंपनीज। मल्टी नेशन मतलब वो कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में है, जो एक से ज्यादा देश में है, उसे हम बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनी। हमें लगता पता नहीं कितनी हाई तौबा डेफिनेशन हो गई मल्टी नेशनल कंपनी की। MNC करते रहते हैं सारी दुनिया बैठकर, MNC में जॉब करता है मेरा बड़ा भाई, ये वो। क्या होती है भाई MNC? तो एक से ज्यादा देश में है, तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई। इंडिया की बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे देशों में भैया। समझ में आ रही है बात? इंडिया की बहुत सारी कंपनियां, इवन सहारनपुर की बनी हुई एक कंपनी भाई बाहर है, MDH, मार्शदी हट्टी। पहले कभी बताया था आपको मैंने। सर कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी। अब बाबू आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जितने कल फीचर आपने ज्वाइंट वेंचर में पढ़े, जितने बेनिफिट्स आपने कल ज्वाइंट वेंचर में पढ़े, सेम बेनिफिट्स मल्टीनेशनल कंपनी के भी हैं। क्यों सेम क्यों है? अभी मैंने लॉजिक देने की कोशिश करी। इधर देखना, जब इंडिया में नियम ही यही था कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आएगी तो उसका जो इंडिया में आप कंपनी बनाओगे उसमें आपका शेयर 49% से ज्यादा नहीं हो सकता। किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना जरूरी था आपके लिए, ऑलमोस्ट जरूरी था, वरना आप इंडिया ही नहीं आ सकते थे। अगर आपने इंडिया में आके किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी तो बन तो ज्वाइंट वेंचर ही गया, थे चाहे मल्टीनेशनल कंपनी, बना तो अल्टीमेटली ज्वाइंट वेंचर ही ना। इसी वजह से आप देखते हो मल्टीनेशनल कंपनी के वो सारे सेम फीचर हैं बेटा, सारे के सारे जो मैंने ज्वाइंट वेंचर में पढ़ा है। आओ, मैं इतनी देर से लेबर, कल और आज का दिन आखिरी में जो कल मैंने टाइम लगाया, जो मैंने अब टाइम लगाया, उस सिर्फ इसलिए लगाया कि आपको बाद में मेहनत ना करनी पड़े। आपको मैं दिखा देता हूँ वही सारे फीचर। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। बाबू ज्वाइंट वेंचर में पहली हेडिंग क्या है? इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। कट कॉपी पेस्ट सेम। बाबू अभी मैंने बात समझाई, फॉरेन कोलैबोरेशन। बेटा कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आती है उसको क्या करना पड़ता है? फॉरेन कोलैबोरेशन। इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है ना बाबू, उनके लिए इंडिया फॉरेन ही है।
भाई जापानीज कंपनी के लिए इंडिया क्या है? जैसे हम जापान की कंपनी बोलते हैं फॉरेन कंपनी है, तो वो भी तो इंडिया की मारुति को यही बोलते हैं फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। आओ जी बाबू, कल पढ़वाया था टेक्नोलॉजी, कल पढ़वाया था इनोवेशन, सब कुछ सेम। फिफ्थ फीचर नहीं पढ़ना। सिक्स्थ एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, इधर देखना बेटा। कहता है एमएनसी की वजह से क्या होता है, एमएनसी को क्या बेनिफिट मिलता है कि उसके लिए मार्केट टेरिटरी बहुत बड़ी हो जाती है। सुजुकी के लिए पहले मार्केट टेरिटरी क्या थी? सिर्फ जापान। जैसे इंडिया एंट्री हुई, क्या हुई? 140 करोड़ लोग, नए मार्केट मिल गई। सर कल भी तो आया था एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। बाबू 5 बातें बिल्कुल सेम है। मैंने एक हेडिंग छुड़वा दी क्योंकि बेटा इस टॉपिक में टोटल 7 हेडिंग है। मैक्सिमम क्वेश्चन 6 मार्क का आ सकता है। 6 हेडिंग में पूरी करा रहा हूं, ये हेडिंग में पढ़ाऊंगा। डन? ठीक है। अब पता लगा क्यों इतनी देर से मेहनत चल रही थी। वो मेहनत इसलिए चल रही थी ताकि मैं बता दूं कि ज्वाइंट वेंचर और मल्टीनेशनल कंपनी में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी को आकर अल्टीमेटली ज्वाइंट वेंचर ही बनाना पड़ता है। फीचर सब सेम है। ठीक है जी। बस मैं अब एक बात क्लियर करना चाहता हूं, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। बाबू ये वर्ड अभी आज थोड़ी देर बाद दोबारा आएगा। आपको पता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का क्या मतलब होता है? किसी को पता है सेंट्रलाइज कंट्रोल का क्या मतलब होता है? बाबू डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली, और डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स ओनली, और डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल ओनली। तीनों वर्ड डिफाइन करते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल को। इधर देखना, जब एक ही आदमी के हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग हो, उसको भी बोल सकते हो आप सेंट्रलाइज कंट्रोल। जब कुछ ही लोगों के हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग हो, उसको भी आप सेंट्रलाइज कंट्रोल बोल सकते हो। जब सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसीजन टॉप लेवल लेता हो, तो उसको भी आप सेंट्रलाइज कंट्रोल बोल सकते हो। ठीक है जी बाबू। एमएनसीज के लिए बता देता हूं, एमएनसीज हमेशा अपने हेडक्वार्टर से ऑपरेट होती हैं, मतलब अपने देश से। इंडिया में उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात का एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, एक ही बारी में आपके दिमाग में चला जाएगा सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है। प्लीज मेरी तरफ देखते रहना। बाबू 2010 सहारनपुर में डोमिनोज एस्टैब्लिश हुआ। मेरी 12th क्लास थी, 2009-10 मेरा बैच था। ठीक है, 2009 किसी मंथ समझ लो, सितंबर अक्टूबर के आसपास डोमिनोज सहारनपुर में एस्टैब्लिश हुआ। मैं सरस्वती विहार स्कूल में पढ़ता था, तब डोमिनोज बन रहा था। ठीक है जी बाबू। उस दौरान डोमिनोज वाले क्या करते थे, मार्केटिंग कैसे करते थे, मैं बता देता हूँ। आज भी डोमिनोज लगभग 12 बजे के आसपास ऑपरेशन स्टार्ट करता है, उस टाइम भी यही करता था। लेकिन उस टाइम पर बेटा जो इनका स्टाफ था ना, वो अपनी जो पूरी ड्रेस है और जो ब्लू कैप है उनकी, वो पहनकर अलग अलग मोहल्ले में जाते थे। रोज 10 बजे शुरू हो जाते थे, और क्या करते थे बेटा, घर घर जाकर कूपन बांट के आते थे। ठीक है ना, मार्केटिंग के कूपन थे उनके पास। ठीक है ना, पूरा डोमिनोज का मेन्यू, साथ में एक परफोरेटेड लाइन लगी हुई है, कूपन है। ठीक है ना जी, 2 पिज्जा के साथ एक गार्लिक ब्रेड फ्री, और 1 पिज्जा के साथ ये कोक फ्री, 1 मीडियम पिज्जा के साथ 1 मीडियम पिज्जा फ्री। ये पूरी की पूरी परफोरेटेड लाइन लगाकर अलग अलग कूपन बांटते थे घर घर जाकर। ठीक है जी, और हमें भी बड़ा शौक होता था। उस टाइम से पहले बेटा सहारनपुर में पिज्जा का कोई क्रेज ही नहीं था। मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया था 2009 तक। ठीक है ना, कोई क्रेज ही नहीं होता था। मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्चुअल बात। ठीक है जी, तो मेरे पास कूपन रहते थे काफ़ी। मेरे को बहुत शौक था, मतलब वो तभी से शौक है, आज तक है। ठीक है ना, बाय 1 गेट 1 मीडियम पिज्जा, शायद सबसे ज़्यादा कूपन मेरे पास रहते होंगे। मैं बहुत इकट्ठे करता था, कहीं से मिल जाए वो कूपन। ठीक है जी, तो एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया डोमिनोज, और मैंने ऑर्डर किया। तो टेलर ने ना बिल निकाल कर दे दिया, मतलब मैंने उसको कूपन भी दिया। मैंने कहा जी कूपन अटैच करना है आपको। ठीक है जी, तो मैंने सारा ऑर्डर करा, उसने मुझे जो बिल दिया, तो मैंने बिल का टोटल देखा, वो मुझे सब्सटेंशियली बिल ज़्यादा लगा। मुझे लगा बिल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो जब मैंने पूरा का पूरा बिल रीड करा, मैंने देखा कि वो कूपन अटैच करना भूल गया। तो मैंने वापसी करा बिल। मैंने कहा सर ये कूपन अटैच करना आप भूल गए, आप अटैच कर दो। तो उस बंदे का रिप्लाई पता क्या था कि सॉरी सर, मैं कूपन अटैच करना भूल गया, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने ये बिल जनरेट करा ना एंटर प्रेस करके, ये सीधा सेल हेड ऑफिस पोस्ट हो गई है, हेडक्वार्टर यूएस से पहुंच गई है। और अब हमें क्या करना होगा, आज की जितनी भी सेल इकट्ठी हुई है हमारे पास, अगले दिन सुबह उसके पैसे जमा करने होते हैं।
उसने कहा मतलब वो खैर एक सेपरेट मुद्दा, उसने मेरे को कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, चार्जेस मैं दे दूंगा अपनी जेब से, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बाद में क्या होगा वो छोड़ दो। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या होता है सेंट्रलाइज कंट्रोल। बेटा जितनी भी आप एमएनसीज देखते हो ना, ये हमेशा कंट्रोल होती है अपने हेडक्वार्टर से, अपने हेड ऑफिस से, जहां पर भी इनका हेड ऑफिस है। और सच में ऐसा होता है बेटा, आप देखते हो बेटा इनका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिनको ये यूज करते हैं बिलिंग के लिए। बाबू जैसे ही बिल जनरेट होता है ऑटोमेटिकली सेल इज डायरेक्टली पोस्टेड टू यूएसए, और अगले दिन बेटा इनको सुबह वो सारा कैश आज का, मान लो आज टोटल 150 पिज्जा बिके हैं और एवरेज पिज्जा का प्राइस है 500 रुपए, 75,000 रुपए की पिज्जा बिके हैं, तो बेटा आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है 75,000 के पिज्जा बिके, आपने पहला एंटर मारा, उनके पास सेल पहुंच गई 500 रुपए, अभी अगले बिल पे 2 पिज्जा बिके, उनके पास बिल सेल पहुंच गई 1000 रुपए। जैसे ही 150 पिज्जा बिके आज, जैसे ही आज आपने माइंड अप करा, अपना लॉग आउट करा अपनी आईडी, टेलर लॉग इन करते हैं ना अगर आप देखते हो तो, जैसे ही आपने आईडी लॉग आउट करी, आज सारा सिस्टम बंद कर दिया, बाबू वो तैयार हो गए कि कल सुबह 75,000 उनके अकाउंट में आने वाले हैं। वो कैसे टोटल सेटलमेंट होता है वो बताऊंगा किसी और चैप्टर में, अमाउंट का सेटलमेंट इनका कैसे रहता है। पर आप ये समझने की कोशिश करो, सेंट्रलाइज कंट्रोल ही है एमएनसीज के ऊपर, दे आर कंट्रोल्ड फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। क्या ये बात क्लियर होती है आपको? पक्का से अच्छे से क्लियर हो गया सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब क्या है? पढ़ना चाहोगे तो 2-3 लाइनें पढ़ना यार, ये थोड़े तगड़े तगड़े वर्ड आएंगे। वैसे मैंने सब्सिडरी का मतलब कभी ना कभी बताया, पेरेंट कंपनी का भी मतलब बताया हुआ है, ठीक है जी। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो बाबू वो भी बता दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है जी। आगे बढ़ जाएं बाबू, अब मैं नोट्स से चर्चा को शुरू करूंगा। जो मैंने नोट्स आपको दिए हुए हैं, लाए हुए हो ठीक बात, नहीं लाए हुए कोई दिक्कत नहीं, मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूं नोट्स आज ही, जिसमें से मैं एक टॉपिक आज फिनिश करके जाऊंगा। कल मेरे पास 2 टॉपिक होंगे, आऊंगा सीधा 2 टॉपिक खत्म करूंगा, चैप्टर वाइंड अप तुरंत। समझ में आ रही है बात बाबू? मैंने ना आपको ये बात बहुत बार बताई हुई है, ये बेस मैंने रेडी किया हुआ है बेटा। बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं बेटा। बिजनेस अगर प्राइवेट सेक्टर करेगा, किस फॉर्म में वो बिजनेस कर सकता है, ये बेटा मेरा चैप्टर नंबर 2 है। प्राइवेट सेक्टर 5 तरीके से बिजनेस कर सकता है: सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, ज्वाइंट इन दो फैमिली, और बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी। बाबू अगर सरकार को धंधा करना हो, मतलब पब्लिक सेक्टर को धंधा करना हो, तो बेटा पब्लिक सेक्टर कितने तरीके से धंधा कर सकती है, ये मेरा चैप्टर नंबर 3 है। यही चैप्टर नंबर 3 जो मैं पढ़ रहा हूं। क्या मैंने लेकिन अभी तक इसकी बात करी? मैंने इसकी कोई बात नहीं करी। एक मेरे पास टॉपिक था चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसमें मेरे को पहले एलपीजी पढ़ाना था, मैंने वो पढ़ा। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर खत्म किया, एमएनसीज खत्म करा, ज्वाइंट वेंचर खत्म करा। अब मैं बेटा इस मुद्दे पे वापसी कर रहा हूं कि सरकार अगर धंधा करेगी तो बेटा सरकार 3 तरीके से धंधा कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर 5 तरीकों से, सरकार के पास 3 ही रास्ते हैं बाबू। पहला रास्ते का नाम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरे रास्ते का नाम है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या कुछ लोग बोलते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, और तीसरे का नाम है गवर्नमेंट कंपनी। ये 3 तरीके हैं बेटा सरकार के पास धंधा करने के। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कर सकते हो धंधा, क्या होता है वो तो सब मेरे को बताना ही है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या बेटा इसको कुछ लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, उससे धंधा कर सकते हो। और तीसरा रास्ता है सरकार के पास गवर्नमेंट कंपनी बना। ठीक है जी। अब वो क्या क्या होते हैं सब पता लग रहा है। पहले मैं स्टार्ट करता हूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। जब आप वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ते थे, सोल प्रोवाइडर पढ़ाओ, चाहे पार्टनरशिप, चाहे कंपनी, चाहे ज्वाइंट इन दो फैमिली, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबके फीचर पढ़े हैं, सबकी मेरिट्स पढ़ी हैं, सबकी डीमेरिट्स पढ़ी हैं सर, यहाँ पर भी तीनों की है। बस सहूलियत की बात यह है यहाँ हेडिंग्स में कुछ नहीं है। लो फीचर के नाम पर दब्बा है ये, वहाँ 3-3 पेज बीत जाते थे, यहाँ तो क्या 6 फीचर लिखे हुए हैं, 4 मेरिट 4 डीमेरिट, टॉपिक खत्म। आज मेरा टारगेट ये है कि पहले मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खत्म कर दूं, कल मैं ये दोनों टॉपिक खत्म कर ही दूंगा। ठीक है जी। आओ प्यारे बच्चों समझते हैं जरा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है। सब सामने देखें बाबू। आपको पता है हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है,
इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड होती है। कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट, और बाबू हेडेड बाय मिनिस्टर टू। चाहे मैं कहूं अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री है एक, कौन लीड करता है? मेरे देश का फाइनेंस मिनिस्टर। लॉ मिनिस्ट्री है एक, लॉ मिनिस्टर लीड करता है उसको। बेटा पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक मिनिस्ट्री है, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम मिनिस्टर लीड करता है उसको। डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्टर लीड करता है। आपको पता है बेटा कोई भी गवर्नमेंट है मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 26 मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है अभी आज की तारीख में। 26 अलग अलग मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, है ना। अभी फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तो बजट आया है यार, इतना तो पता ही होगा, निर्मला ताई ने बजट अनाउंस किया अभी। अब और क्या, उन्हें फाइनेंस का तो पता नहीं कहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर बन के बैठी हुई। अरुण जेटली जी थे, खैर वो रहे नहीं दुनिया में, 7 साल पहले चले गए। पर भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर, बहुत बड़ा एडवोकेट, वो तो रखता था नॉलेज यार आदमी। पर अब चलो जो हुआ वो हुआ। सर ये तो पता लग गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है बाबू वो भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है। बेटा ये जो इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं इनके अंडर बेटा बहुत सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं, और बेटा सरकार उन डिपार्टमेंट के थ्रू धंधा करती है, तभी नाम पड़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सर ये वर्ड कहां से है डिपार्टमेंट? बेटा गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्रीज आर फर्दर एक्सटेंडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट के थ्रू धंधा करती थी, इसलिए नाम पड़ गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझ में आई बात? मैं समझाने के लिए एक बात करता हूं। एक मिनिस्ट्री है रेलवे मिनिस्ट्री, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई बच्चा जो कहता है जी मैंने कभी नाम नहीं सुना। सर ऑब्वियसली इतने बड़े हो चुके हो, नाम सुना है इन चीजों का आपने। रेलवे मिनिस्ट्री है बाबू, इसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, जिसके थ्रू सरकार धंधा करती है रेलवे। अच्छा सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से एक है कि नहीं है रेलवे? बहुत बड़ा धंधा करती है सरकार, मुझे भी पता है, आपको पता नहीं आइडिया है कि नहीं है। सरकार रेलवे में ज्यादातर बेटा अपनी माल गाड़ियों से ही कमाती है, पैसेंजर ट्रेन से सरकार की कमाई नहीं है, ठीक है ना। वहाँ करप्शन सरकार को मार जाता है, ज्यादातर तो सिचुएशन यही है। लेकिन सरकार बहुत अच्छा कमा लेती है बेटा फ्रेट से, किराए भाड़े से बहुत अच्छा कमाती है सरकार, मानते हो बेटा। एक सरकार का और मिनिस्ट्री है बेटा पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, और बेटा वहां पर एक डिपार्टमेंट है डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सरकार बहुत अच्छा कमा रही है, बीएसएनएल के थ्रू जो धंधा होता है वो यहीं से होता है। इसके अलावा बेटा जितनी भी कंपनियां इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे रही हैं, इधर जियो टेलीकॉम सर्विस दे रही है बहुत बड़ी, अभी तो वीवी है मतलब वोडाफोन आइडिया है, एयरटेल है। इसके अलावा बेटा जितनी भी फाइबर और इंटरनेट की सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं, ये सबको डीओटी से लाइसेंस लेना पड़ता है, और बाबू ये लाइसेंस फी कई कई करोड़ होती है। बहुत बढ़िया धंधा सरकार यहां से भी बनाती है बाबू। एक और मिनिस्ट्री भी है डिफेंस मिनिस्ट्री, जॉइंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, सरकार यहां से भी बहुत अच्छा कमाती है बाबू। अर्लियर हम सारे के सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट किया करते थे, और ये बात मैंने भी कुछ दिन पहले भी बताई थी बेटा। सरकार आज की तारीख में छोटे देशों को बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करती है, वो इसी डिपार्टमेंट के थ्रू करती है यार। नेपाल जैसा देश, भूटान जैसा देश, श्रीलंका जैसा देश, ये बहुत छोटे देश है हमारे कंपैरिजन में। अगर इनको कोई इक्विपमेंट चाहिए डिफेंस के लिए बेटा, वो इंडिया ही बेचता है, इंडिया ही एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया ही कमा रहा है उससे। तो अब सरकार धंधा तो करती है। बीएसएनएल एमटीएनएल का नाम सबने सुना है बेटा, ठीक है ना, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट है। रेलवे का नाम मुझे बताओ किसने नहीं सुना, कौन नहीं जानता इंडियन रेलवे को? बाबू वो डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ही है। या डिफेंस को कौन नहीं जानता इंडिया के? डिफेंस वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से ही हो रहा है सारा धंधा। समझ में आ रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, कहां से आए ना? गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्रीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट, और जो डिपार्टमेंट के थ्रू धंधा होता है इसलिए नाम पड़ेगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक इस बात को लेकर? मैं कुछ फीचर, कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज का जिक्र करूंगा, अभी नोट्स नहीं चाहिए, आप सब मेरी तरफ देखते रहेंगे,
ठीक है ना। नोट्स में कोशिश करूंगा एक ही बार पढ़ूंगा और फटाफट से पैक करूँ, मैं खुद ही बताता हूँ बहुत सारी बातें। बाबू ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, क्या ये कुछ गवर्नमेंट से सेपरेट है क्या इनकी एंटिटी सेपरेट है फ्रॉम दैट ऑफ गवर्नमेंट? नहीं बेटा, चाहे गवर्नमेंट कह लो चाहे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कह लो, बेटा एक ही बात, ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। गवर्नमेंट हो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, बिल्कुल एक ही चीज है। यानी कि अगर कभी किसी ने सरकार के खिलाफ मुकदमा करना हो या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के खिलाफ मुकदमा करना हो तो बिल्कुल एक ही तरीके से होता है। अब ये मत कहना कि सरकार के खिलाफ भी मुकदमा होता है, अरे सरकार हारती भी है मुकदमा, तुम ये ना कहना कि सरकार के खिलाफ मुकदमा होता है। आपको पता है सरकार मुकदमा हारती भी है। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ बड़ा छोटा सा, ताकि आपको पता लगे। सरकार के खिलाफ केस नहीं हो सकता? हो सकता है, बहुत सारे केस चल रहे हैं सरकार के खिलाफ और सरकार हारती भी है, रोज हारती होगी एक आध केस तो इंडिया में रोज। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। जब वो एक सलमान खान वाला इंसिडेंट हुआ कि फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ गई, ठीक है जी, सलमान खान ने चढ़ाई है, उसके ड्राइवर ने चढ़ाई है, चढ़ी भी नहीं चढ़ी, बहुत कुछ हुआ। बाबू उसमें केस किसने लड़ा था? दूसरा पक्ष कौन था? एक तो पक्ष सलमान खान था, दूसरा सरकारी वकील मतलब सरकार। और कौन लड़ रहा था केस? और आखिरी में क्या हुआ? सरकारी वकील केस हारा, मतलब सरकार, कि सलमान खान के खिलाफ प्रॉपर प्रूफ नहीं मिले इसलिए उनको बाइज्जत बरी करा जाता है। हो गए बरी। कौन हारा केस? सरकार हारी केस, सरकारी वकील हारा। समझ में आई बात? तो सरकार केस हारती भी है। यानी कि अगर कभी किसी ने मुकदमा करना हो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के खिलाफ तो बिल्कुल वैसे ही मुकदमा कर सकता है जैसे सरकार के खिलाफ होता है। ठीक है जी। बाबू इनमें काम करने वाले लोग कौन होते हैं? सर कुछ आईएएस ऑफिसर और बेटा कुछ सिविल सर्वेंट, सरकारी नौकर। इनमें काम करने वाले लोग कौन है? सरकारी नौकर ही तो हैं बाबू। या तो आईएएस ऑफिसर है, जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं वो तो आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी। जो छोटे मोटे ओहदों पर बैठे हुए हैं सिविल सर्वेंट्स हैं बेटा। उनकी रिक्रूटमेंट और उनकी सैलरी डिसाइडेड होती है एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट। इंडिया में बेटा रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट करके एक अलग लॉ है। अगर कभी देखना हो ना सिविल सर्वेंट की किस पोस्ट पर कैसे सिलेक्शन हो सकती है तो बेटा वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। और बेटा अगर कभी देखना हो ना सिविल सर्वेंट की किस पोस्ट पर कितनी सैलरी होगी तब भी वही पढ़ना पड़ेगा। तो अब इनमें काम करने वाले लोग सरकारी नौकर हैं। अगर ये सरकारी नौकर हैं तो इनकी सिलेक्शन और इनकी कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब सैलरी, इट इज डिसाइडेड बाय द सिविल सर्वेंट रूल्स इन इंडिया। ठीक है ना जी। बाबू इनको पैसा कहां से मिलता है धंधा करने के लिए? बेटा दे आर फाइनेंस फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बार साल में बजट आता है, आपको पता है किस डेट को आता है? फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी, फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी को बजट आता है हर साल। अब डोंट टेल मी कि भैया अभी तो कल बजट आया। बाबू आप बहुत छोटे हो इस चीज के लिए, पर मैं बता देता हूँ, जिस साल भी इलेक्शन होते हैं उस साल जो फर्स्ट फेब्रवरी को बजट आता है वो प्रोविजनल बजट होता है। जो भी सरकार जीतती है फिर वो अपना फाइनल बजट लेकर आती है। तो प्रोविजनल बजट अनाउंस किया था निर्मला जी ने, निर्मला ताई, ठीक है जी। वो बीजेपी फिर इलेक्शन जीत गई तो फाइनल बजट भी उनको अनाउंस करने का मौका मिला। अगर कोई और गवर्नमेंट बन जाती, मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती या किसी और की गवर्नमेंट बन जाती, तो जो भी वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर बनता तो वो फाइनल बजट लेके आता। बाकी किसी भी साल 2 बार बजट नहीं आता। अब 4 साल तक तो 2 बार बजट नहीं आएगा, फर्स्ट फेब्रवरी को आएगा खत्म, फिर 5th ईयर इलेक्शन होंगे, फिर फर्स्ट फेब्रवरी को बजट आएगा, बजट वो प्रोविजनल बजट होगा, फिर फाइनल करेगी जो भी गवर्नमेंट जीतेगी। समझ में आ रही बात? तो बाबू इनको किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पैसा कहां से मिलता है धंधा करने के लिए? बेटा पैसा मिलता है एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट। और आपको बता देता हूं, अगर आपने बजट ढंग से सुना हो फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी वाला या कल परसों वाला, तो बाबू अगर कभी या पिछले कभी कोई बजट सुना हो, सब जितनी हाई स्पीड ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई है, जितनी भी बुलेट ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई है, जितनी भी वंदे भारत की अनाउंसमेंट हुई है, आज तक सिर्फ बजट से हुई है। कि हम देश को 15 वंदे भारत दे रहे हैं, फिर 56 वंदे भारत दे रहे हैं, हम देश को 2 बुलेट ट्रेन दे रहे हैं, उसका ये रूट रहेगा।
सर अगर रेलवे को पैसा दिया जा रहा है तो सर एक ही रास्ता है देने का, बजट से ही तो दोगे, और कहां से दोगे? अगर डिफेंस पे पैसा खर्च कर रहे हो, डिफेंस में हमारा बजट पता है कितना हो गया? 4.5 लाख करोड़ रुपए इस साल देश डिफेंस पे खर्च करेगा। 4.5 लाख करोड़ सर बजट से। अभी कल के अनाउंसमेंट बता रहा हूं, 4,56,000 करोड़ रुपए। समझ में आ रही है बात? तो बेटा दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इनको पैसा कौन देता है? सरकार देती है, अपने बजट से देती है। पर ये भी बात ध्यान रख लेना बाबू, ये जो कुछ भी कमाते हैं इनको कहां जमा करना होता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। यानी कि ये सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने का काम करते हैं। अंदाजा देता हूं कैसे बाबू, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है। ठीक है ना? ट्रेजरी का मतलब सब समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं खजाना। ट्रेजरी को हिंदी में बोलते हैं खजाना। तो बाबू एक सरकारी खजाना होता है, समझ लो, हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां बाबू सरकार के सारे पैसे जमा होते हैं। एक बात बताने की कोशिश करता हूं मैं, आपको पता है एक दिन में सहारनपुर में कितनी प्रॉपर्टियां रजिस्टर होती होंगी? मान लो एक इंसान के नाम कोई प्रॉपर्टी थी, उसने बेची बी को। अब बी अपने नाम रजिस्टर कराने जाएगा, रजिस्ट्री ऑफिस जाएगा, कचहरी जाएगा रजिस्ट्री कराने। सर स्टैम्प पेपर के ऊपर होती है रजिस्ट्री, स्टैम्प पेपर के पैसे कहाँ जाते हैं? जो दिन भर में इकट्ठे होते हैं। आपको पता है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से कितने पैसे इकट्ठे होते होंगे रोज के? कई करोड़, कई 100 करोड़ बोलो। कहाँ जाते होंगे? ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। या इसके अलावा आइडिया देता हूं भाई, सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे काउंटर है जहां से आप टिकट लेते हो। सहारनपुर में तो ऑप्शन ऐसा भी है कि बाहर भी बहुत सारे काउंटर हैं। बाबू आपको पता है इन काउंटर को क्या मिलता है? जो रेलवे स्टेशन के बाहर काउंटर है, 1 रुपी पर टिकट। मान लो आपने यहाँ से यमुनानगर जाना है और टिकट का वैल्यू है 22 रुपीज, तो ये आपको कहेंगे 23। आप 23 पे करोगे, पर 22 तो सरकार के ही है, 1 रुपये तो है उसका, सिर्फ 1 रुपये तो है उसका, 22 तो सरकार के ही है। 22 रुपये कैसे देगा? कहाँ देगा? पूरा दिन भर कलेक्शन कर लो, उसके बाद जमा कराने पहुंच जाना ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट में। तो बाबू जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं, या सहारनपुर के जो मेन प्लेटफॉर्म पे, जो मेन रेलवे स्टेशन पे बेटा जो टिकट घर है, जितना भी अर्न करता है पूरे दिन भर में, क्या करता है बाबू? सुबह ट्रेजरी में जमा पैसा। तो बाबू जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ये जो कुछ भी रेवेन्यू कमाते हैं, सारा का सारा रेवेन्यू कहाँ जमा होता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। यानी कि बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सरकारी खजाना बढ़ाने का काम करते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी में रेवेन्यू बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है ना भाई? जब सरकारी पैसा दे रही है, भाई पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर आपको एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, वंदे भारत ट्रेनें चाहिए, बुलेट ट्रेनें चाहिए, किसने दी? सरकार ने दी ना। तो भाई अगर कमाओगे तो किसको दोगे? सरकार को ही तो दोगे। क्लियर है ना बात? सारी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बस मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रख देना चाहिए। बेस बना दिया मैंने, कल आऊंगा सिर्फ रीड कराना है मुझे। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।